शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और अब एक ऐसा लग रहा था, अगर हम 10 दिन पहले ये बात कर रहे होते तो ये लग रहा था कि शायद बाजार एक अटेम्प्ट करेगा। ऑप्टिमिस्टिक व्यू ये था कि बजट के पहले ही एक बार हाई हिट करके थोड़ा सा रिस्क एवर्जन उसके बाद दिखाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही मार्केट थोड़ा सा इस जोन में चला गया है। और अब क्योंकि न्यूज़ फ्लो इतना ज़्यादा है, इस समय क्या करना चाहिए एक जो आम निवेशक है उसे? वीर, वेलकम बैक, गुड टू हैव यू बैक। होप यू आर फीलिंग बेटर। कैसी है तबीयत आपकी? बेटर 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 बेटर, मच बेटर, थैंक यू। वीर, शेयर बाज़ार की अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम शेयर बाज़ार को देख सकते हैं। आज एक एब्सोल्यूट में कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ खड़े हैं, और एब्सोल्यूट में हम कहाँ खड़े हैं, और रिलेटिव मतलब दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। तो अब रिलेटिव पे पहले बात करनी चाहिए, हमेशा तुलना करनी चाहिए, तभी हमें पता लगता है हम कहाँ खड़े हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, मगर आप S&P, नैस्डैक और कुछ हाई फ्लाइंग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात करें तो उनके अंदर अच्छा खासा चर्न आया है। यूएस मार्केट के अंदर जो हम ये गिरावट देख रहे हैं, जो गिरावट का पैच है, ये ऐसा पैच कोविड जब हुआ था उस समय आया था। मैं परसेंटेज ड्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लीन पैच की बात कर रहा हूँ। 2020 में मार्च और अप्रैल के अंदर यूएस मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स में हमने इस प्रकार की गिरावट देखी थी जो कुछ दिनों तक चली थी, मगर उसके बाद यूएस मार्केट में एकदम भी गिरावट नहीं आई, करीब 1.5 साल तक और 18 महीनों तक। उसके बाद एक गिरावट आई है। तो इस समय यूएस मार्केट के अंदर कुछ और ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई है। उस गिरावट के समय में क्रूड के अंदर डबल डिजिट का उछाल इस साल आया है। तो अगर आप देखिए जो बैकड्रॉप है वो बैकड्रॉप थोड़ा हिला हुआ है। एफआई बेच रहे हैं, यूएस मार्केट्स में गिरावट आ रही है, क्रूड बढ़ रहा है। तो मैक्रो और ग्लोबल क्यूज को अगर हम जोड़ें तो इस समय अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं आ रहा है। तो एक पहला पॉइंट है। उस कॉन्टेक्स्ट को आप देख करके अगर देखिए आप निफ्टी और सेंसेक्स कहाँ पर आपका कितनी गिरावट आई है, ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, तो एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये मीर कि दिसंबर के अंदर जब एफआई की बिकवाली हुई थी तो बैंक निफ्टी की कमर टूट गई थी। इस समय एफआई की बिकवाली आ रही है। मैं आंकड़े देख रहा था सुबह सुबह, करीब 8-8.5 हज़ार करोड़ की सेलिंग फिगर आ चुकी है इस साल के अंदर, ऑलरेडी 3 हफ्ते ही हुए हैं अभी। और उसके बावजूद बैंक निफ्टी एकदम कड़क है, खड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा है। और सरप्राइजिंग फैक्टर है तो एफआई बेच क्या रहा है भाई? एफआई इस समय बेच रहा है आईटी, कुछ ऑटो स्टॉक्स वो लोग बेच रहे हैं, और कुछ एंकर इन्वेस्टर्स जो बने थे एफआई इन्वेस्टर्स, खास करके पेटीएम और जो कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर, उनके अंदर भी एफआई की सेलिंग आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जी, यूएस मार्केट गिर चुके हैं, क्रूड बढ़ चुका है। दुनिया में अगर थोड़ी गिरावट शेयर बाजारों में आ रही है, क्रूड में उछाल आ रहा है, जाहिर है उसका प्रभाव इंडिया में पड़ेगा। मगर जो एक ट्रेंड, बड़ा डिफरेंशिएटेड ट्रेंड है, वह ये है दैट फाइनेंशियल्स इस एफआई सेलिंग के बावजूद इस समय तगड़े हैं और खड़े हुए हैं। राइट, मॉर्निंग निकुंज। तो इस बात से क्या ये क्यों ले सकते हैं हम कि एफआईज की कहीं ना कहीं जो सेक्टर रोटेशन या चर्निंग हो रही है, फिर से एक बार आप बैंकिंग स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि कल के भी बाजार में आप देखें तो मेटल्स रिकवर हुए, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ग्रीन में बंद हुआ। तो ऐसे में हमारी नजर क्या बैंक स्टॉक्स पर फिर से होनी चाहिए? बैंक्स पे तो प्रियंका नज़र रखनी चाहिए, और ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। दो कारण इसके हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म में बैंक्स को हमेशा बेनिफिट होता है। आप बोलेंगे जी बैंक्स को तो नुकसान होना चाहिए। जी नहीं, बैंक्स को शॉर्ट टर्म में फर्स्ट लेग ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक में बेनिफिट होता है, बिकॉज आप बैंक्स में जो डिपॉजिट्स करते हैं वह लो रेट्स पे होती है, और बैंक्स जब ब्याज दर बढ़ जाती है तो वह उनको बढ़ा देता है। दूसरी, शेयर बाज़ार में क्योंकि बजट आ रहा है, लोगों को लगता है कि इस साल शायद बजट के अंदर जो हम बॉन्ड मार्केट के एमएससीआई में इंक्लूजन की बात कर रहे थे, जिस पे काफ़ी चर्चा हो चुकी, शायद वह हो जाए। अगर वो हो जाएगा तो यील्ड्स कम रहेंगी, जिनसे भी बैंक्स को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, आज हम हालांकि ब्याज दर बढ़ने की बात कर रहे हैं, भाई चाइनीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ब्याज दर गिराई हैं, तो चाइना और यूएस अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। अगर चाइना में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम से डिमांड आएगी, डिमांड आती है तो सबसे पहले अगर चाइनीज़ डिमांड आती है तो किस में तेज़ी आएगी? मेटल में तेज़ी आएगी।
चाइना रिलेटेड सेक्टर्स में तेज़ी आएगी। तो अगर मेटल्स में तेज़ी आती है तो उससे भी बैंक्स को फ़ायदा मिलेगा। चाइना में रेट कट अगर कम होते हैं तो जाहिर है जिसका प्रभाव जो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं दुनिया में, खास करके कोविड के बाद जो लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस हैं वह भी ठीक होंगे। तो वो ठीक होते हैं तो डिमांड आएगी, तो भी बैंक्स को फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि बैंकिंग शुड बी ए सेक्टर टू वॉच आउट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ नॉट डेज बट एटलीस्ट क्वार्टर्स एंड मंथ्स। निकुंज, गुड मॉर्निंग। क्योंकि अर्निंग्स भी चल रही हैं, कल बजाज ऑटो के भी नंबर आए हैं। नंबर्स देख के तो ऐसा लग रहा है जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़े ठीक ही नंबर्स हैं। सर, इस पूरी अर्निंग्स में अभी तक आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है? अभी तक जितने नंबर्स आए हैं या फिर जिनके आ सकते हैं उस पर क्या चीज़ ज़्यादा नोटिसेबल है? मार्जिन्स जो कि कॉमोडिटी के प्राइस राइज की वजह से थोड़ा सबके प्रेशर में ही आ रहे हैं, देख रहे हैं उस सब में? डिम्पी, देखिए फर्स्ट लेग ऑफ अर्निंग सीजन जो आया है वो अच्छा आया है और वो एक्सपेक्टेड भी था। आईटी, प्राइवेट बैंक्स, बजाज फाइनेंस। कमाल की बात यह है डिम्पी की कि बजाज फाइनेंस के जोरदार नंबर आए थे फिर भी शेयर गिर चुका है। आईटी कंपनीज के नतीजे बहुत ख़राब नहीं थे, फिर भी आईटी के स्टॉक्स इन्फोसिस को हटा दें आप, जो बहुत ही शानदार नतीजे थे जिन्होंने मार्केट को सरप्राइज़ करा था। मगर उसके बाद उनके अलावा आईटी कंपनीज के अंदर मंदी सी आ रही है। तो मार्केट इस समय जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं उनमें इस कगार पर खड़ा है कि भाई नंबर अच्छे आ रहे हैं मगर फिर भी स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज मार्केट का मानना है कि इस समय सेक्टोरल चर्न होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब बैंकों के नतीजे आने वाले हैं, अब फार्मा कंपनीज़ के नतीजे आने वाले हैं, आज एचयूएल और एशियन पेंट्स के नतीजे आने वाले हैं। देखते हैं शेयर मार्केट का कैसे रिएक्शन आता है। सेक्टर्स और थीम्स की अगर बात करें, मुझे पता है आप अगला सवाल उसी पे पूछेंगे डिम्पी। टेक्सटाइल्स पर नज़र रखिए। मुझे लगता है कि इस बजट के अंदर इस सेक्टर को लेकर के काफ़ी सरकार का सपोर्ट आ सकता है। एक लार्ज सेक्टर है, इस सेक्टर को चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश ने काफ़ी बुरी तरीके से इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। टेक्सटाइल हमारा एक मेन फॉरे होता था, मगर हम टेक्सटाइल के अंदर अभी ग्लोबली कंपैरेटिव भी नहीं है। टेक्सटाइल के अंदर अगर टर्न अराउंड आता है तो काफ़ी मास लेबर को काफ़ी मास जॉब क्रिएशन होता है। इस सेक्टर के अंदर एमएससी और एसएमई सेक्टर भी है। देखिए बजट के अंदर ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, जो कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर सकती हैं, जो कि एमएसएमई और एसएमई सेक्टर को सहयोग कर सकती हैं। तो टेक्सटाइल के अंदर सब वही चीज़ें हैं। लार्ज सेक्टर कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब, इट विल एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ वुमेन लेबर। महिलाओं के लिए काफ़ी जॉब्स टेक्सटाइल में हम देखते हैं ट्रेडिशनली क्रिएट होती हैं। और इस सेक्टर के अंदर एमएससी और एमएससी सेक्टर के अंदर काफ़ी कंपनीज हैं जो 10-12 साल से कहीं नहीं गई हैं, जिनको सहयोग नहीं मिल रहा था बिकॉज अब ग्लोबली कंपेरेटिव नहीं थे। तो मुझे लगता है उस पूरे सेक्टर पे नज़र रखनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम LMW टू स्पिनिंग कंपनीज टू ऑर्गेनाइज रिटेलर्स to organize brand owners like Raymond's or for that matter Aditya Birla Fashions। इस पूरे क्षेत्र, इस पूरे टेक्सटाइल चेन के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, खास करके जिनमें एक्सपोर्ट को लेकर के कुछ सरकार की सहयोग से बेनिफिट मिल सकता है। सो द डार्क हॉर्स फॉर मी इन दिस बजट could be textiles and could be large private banks if that bond news comes through। इंटरेस्टिंग। तो टेक्सटाइल पे आप ध्यान रखें। इससे पहले आप एक डिफेंस को बता चुके हैं कि इस बार के बजट में ये ज़्यादा नोटिसेबल होगा। इस बार हाउसिंग फाइनेंस पे भी आप कह रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग पर्टिकुलरली ये भी ज़्यादा फोकस हो सकता है सेगमेंट। इंफ्रा तो ट्रेडिशनली रहता ही है बजट में, इस पर तो आप ध्यान रखेंगे। निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप